देहरादून को पहला योगा पार्क मिलेगा, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, देहरादून को मिलेगा पहला योगा पार्क। नगर निगम की ओर से केदारपुरम में ये अंतर्राष्ट्रीय योगा पार्क बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के पहले लोकार्पण की तैयारी पार्क में कराई गई है। शौचालय और ओपन योग स्पेस की सुविधाएं। तो देहरादून को पहला योग पार्क मिलेगा। नगर निगम की ओर से केदारपुरम में बनाया जा रहा पार्क। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले लोकार्पण की तैयारी है। पार्क में शौचालय और ओपन योग स्पेस की सुविधाएं। हरीश कुंडा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। हरीश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है इस योग पार्क को लेकर जो कि बनाया जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बताया जा रहा है कि इसका लोकार्पण किया जाएगा। देखिए वसंत, आज जिस तरह से योग दिवस मनाने की तैयारी की चल रही है और तमाम जगहों पर योग दिवस मनाना है, खासतौर पर हम गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण में इस बार जो है योग दिवस मनाया जाएगा, तो इसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही जिस तरह से अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं तमाम व्यवस्थाएं भी देखी जा रही हैं और सभी व्यवस्थाओं के लिए चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, खान पान की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। बिल्कुल, देखा जाए हरीश, योग को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के कदम राज्य सरकार की तरफ से बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हम देखते हैं बीजेपी का एक स्पेशल इनिशिएटिव रहता है कि केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योग को पहुंचाया जाए। उसे देखते हुए महत्वपूर्ण आयोजन हो जाता है और आज के समय में जिस तरीके से जिम की तरफ आज का युवा आकर्षित है, तो एक प्रयास भी है कि युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत यानी कि योग के साथ परिचित भी कराया जाए। निश्चित तौर पर देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ एक तरफ जो युवा पीढ़ी है वो जिम की तरफ बढ़ रही है और योग को पीछे छोड़ रही है, तो अब सरकार की मंशा है कि किस तरह से योग को प्रमोट किया जाए, योग को ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाया जाए। इसके लिए तमाम अथक प्रयास भी किए जा रहे हैं। योग दिवस की बात है तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा और इसको लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही है और इसी में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने के लिए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक संदेश देने का काम उत्तराखंड देवभूमि से किया जा रहा है, योग भूमि से किया जा रहा है। इसके हम देखें तो तमाम जगह चाहे हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो, जिन्हें योग स्थली के नाम से भी जाना जाता है, तो अब सरकार भी चाहती है कि सभी जगहों पर योग को बढ़ावा दिया जाए, सभी जगहों पर योग मनाया जाए और एक दिन नहीं बल्कि हर एक दिन हर एक युवा और तमाम जो लोग हैं वो इसमें अपनी भागीदारी कर सके। तो इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार के जो प्रयास हैं वो आप दिख भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो योग दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया है, यानी कि जो राजधानी है गैरसैंण में, तो गैरसैंण में इस बार का योग दिवस मनाया जाएगा। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हरीश, लगातार जानकारी आपसे ले रहे हैं तो नगर निगम की तरफ से योग पार्क को डेवलप किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना से चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड में कोरोना का एक और नया मरीज मिला है। आपको हम बता दें कि अभी तक 11 कुल मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना का एक और मरीज सामने आने के बाद अब जो खतरा है कोरोना का वो बढ़ चुका है। उत्तराखंड में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक देनी शुरू कर दी है। एक और मरीज सामने आ चुका है। अभी तक 11 एक्टिव केसेस कोरोना के उत्तराखंड में बताए गए हैं और हालांकि सरकार पूरे तरीके से सतर्क है, स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। अभी देखने की बात यह है कि आगामी कदम क्या उठाए जाते हैं, क्योंकि कोरोना ने चिंता बढ़ाने का काम एक बार फिर से किया है। देश की चौखट पर एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है और उत्तराखंड में कोरोना का एक और मरीज माफ कीजिएगा जो है वो मिल चुका है उत्तराखंड में, क्योंकि अभी तक 11 मरीज सामने आ चुके हैं। एक और मरीज के साथ ये संख्या 11 हुई है। उत्तराखंड में कोरोना ने चिंता बढ़ाने का काम किया है और ये चिंता आम जनमानस के साथ साथ सरकार और प्रशासन की भी है, क्योंकि प्रशासन और सरकार की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी जो है वो लोगों को जागरूक करना और साथ ही लोगों के लिए आवश्यक गाइडलाइंस जारी करना। उत्तराखंड में कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ाई है और केवल उत्तराखंड ही नहीं, बात अगर देश की जाए तो साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो कोरोना के एक्टिव केसेस हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है
और इसी कड़ी में उत्तराखंड से खबर सामने आई है कि उत्तराखंड में एक और एक्टिव केस मिल चुका है। कुल 11 हो चुकी है अब एक्टिव मरीजों की संख्या। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा बने हुए हैं। हरीश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है कोरोना की? अभी फिलहाल करंट अपडेट उत्तराखंड को लेकर। देखिए, जिस तरह से लगातार जो कोरोना के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता कर रहा है और अलर्ट मोड पर सभी सीएमएस को रखा गया है। जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो की जा रही हैं। इसके अलावा अतिरिक्त बेड भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हालांकि अभी तक की अगर बात करें तो नए वेरिएंट को लेकर के अभी उत्तराखंड के जो एक्टिव केसेस हैं उनमें 11 लोग हैं जिनको उचित जो उपचार है वो साथ ही साथ उनको ट्रैक भी किया जा रहा है कि उनको किन किन लोगों ने टेस्ट किया है। तो इस सभी चीजों को भी देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ राज्य में चारधाम यात्रा चल रही है। पर्यटन की लिहाज से अगर बात करें तो इस समय गर्मियों की छुट्टियां हैं। तमाम जो लोग हैं अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, स्वास्थ्य विभाग के सामने है। और सभी जो नेविगेटिंग एरिया है वहां पर लोगों की जांचें भी की जानी है। तो इसी को लेकर के अब नई जो गाइडलाइन है वो सरकार की तरफ से तय होनी है। हालांकि अभी तक जो नई गाइडलाइन है वो सामने नहीं आई है, लेकिन बहरहाल स्वास्थ्य सचिव आदेश कुमार की तरफ से ये कहा गया है सभी सीएमओ को और जो डायरेक्टर है उनके लिए भी, और इसके साथ ही बैठक भी यहाँ पर की गई थी ताकि जो कोरोना है वो ज्यादा से ज्यादा न फैल सके। तो इसी को लेकर के लगातार बैठकें की जा रही हैं। और जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की तो तमाम जो जिले हैं, खासतौर पर 13 जिलों की बात करें और उन जिलों की बात करें जहां पर चारधाम यात्रा है और जहां पर टूरिज्म का सबसे ज्यादा है, चाहे वो हरिद्वार का हो या ऋषिकेश देहरादून हो या फिर इसके अलावा टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, बागेश्वर, नैनीताल, सभी जगहों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और ऐसे में अगर जो लोग पाए जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनका उपचार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश, जुड़े आप और ताज़ा अपडेट्स आपने दर्शकों तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिंदी पत्रकारिता का भारत के इतिहास को संवारने में खास स्थान रहा है और योगदान भी। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। पत्रकार समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं और इन्हीं पत्रकारों और उनकी सच्ची पत्रकारिता का सम्मान करने और अनेक निडर और निष्पक्ष पत्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की सभी को बधाई दी है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि सशक्त लेखनी और प्रभावशाली माध्यमों के जरिए समाज को जागरूक करने वाले समस्त पत्रकार साथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वतंत्र आंदोलन से लेकर आज तक पत्रकारिता ने देश में जन जागरण का मार्ग प्रशस्त किया है। पत्र पत्रिकाओं से लेकर टेलीविजन और डिजिटल मंचों तक अनेक पत्रकारों ने अपने विचार, साहस और संवेदनशीलता के जरिए जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम उनके सभी पत्रकारों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कार्य से समाज को एक दिशा दी है। उत्तराखंड की बेटी नव्या पांडे ने देश का नाम रोशन करते हुए इतिहास रच दिया है। हल्द्वानी की नव्या पांडे ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित 9वीं एशियन जिu-jitsu चैंपियनशिप में 45 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। भारत के नाम गोल्ड मेडल किया है। इस ऐतिहासिक जीत से न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में गर्व की लहर है। नव्या की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें फोन कर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने नव्या से शीघ्र ही मुलाकात करने की बात कही है। नव्या ने इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से दी गई नौकरी के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। और आपको हम बता दें कि पिछले साल नव्या पांडे को खेल कोटे के तहत उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग में नौकरी दी थी। बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है, इससे केवल देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लोगों को गर्व है, हम लोगों को, और बहुत खुशी हुई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जब आप आएंगी तो हम लोग भेंट भी करेंगे और मेरी तरफ से आपके सभी कोचेस को भी, सभी साथियों को, माता पिता को, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा तो पूरा दिन बन गया सर आपसे बात करके। बहुत है सर। चलिए, बहुत अच्छा। अभी वापस लौट गई कि अभी वहीं है? हाँ जी सर, मैं बस हल्द्वानी आ गई हूँ सर, कल ही पहुंची। अरे चलो चलो ठीक है, फिर किसी दिन मैं उधर हल्द्वानी आता हूँ या नैनीताल आता हूँ तो मुलाकात करेंगे, ठीक है, भेंट करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए सर।
आपने नौकरी दी है मेरे को अरे दरोगा ना, पद। हाँ, चलो चलो, मैं बहुत अच्छा। घर में माता पिताजी को भी मेरी शुभकामना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साल 2016 में भूचाल लाने वाले चर्चित दल बदल प्रकरण और इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में अब सीबीआई पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस बहुचर्चित मामले की जांच में तेजी लाते हुए सीबीआई ने दल बदल करने वाले तत्कालीन विधायकों और अन्य संबंधित नेताओं को सम्मन भेजना शुरू कर दिया है। तो सम्मन जाने शुरू हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार बात अगर की जाए, सूत्रों की माने तो अलग अलग तारीख पर सबको तलब किया गया है। इसे लेकर अब कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि सीबीआई केस का जिन की तरह बोतल से बाहर आना मतलब हरदा की न्याय यात्रा निशाने पर है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव तक कुछ न कुछ वे करते रहेंगे ताकि हरीश रावत इस केस में लग जाएं और सक्रिय न रहें, जिससे बीजेपी को चुनाव में नुकसान न हो। ये बोतल में से जिन की तरह बाहर आता रहेगा मामला जब जब हरीश रावत जी यानी हरदा सक्रिय होंगे। ऐसे में मुझे लगता है हरीश रावत जी की ये जो न्याय यात्राएं हैं, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश है, भांडाफोड़ है, उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। उनकी यात्राओं की गूंज यहाँ से लेकर दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है और भाजपा का हाई कमान अब हरीश रावत जी का ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है उसको थामने के लिए फिर से उन्होंने बोतल से जिन निकाल दिया सीबीआई जांच का। और कुछ ना कुछ वो अब चुनाव तक लगातार इसमें करते रहेंगे ताकि हरीश रावत जी की जो एनर्जी है वो इस सीबीआई केस में लग जाए और वो अपने क्षेत्र में सक्रिय न रह सके, जिससे कि भाजपा को चुनाव में नुकसान ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं रावत जी जब जब सक्रिय होते हैं तब तब आपको सीबीआई केस जिनकी तरह बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कितना खौफ और डर और भय हरीश रावत जी का भाजपा के दिल में है, ये इससे साफ परिलक्षित होता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से सभी प्रदेशों के वक्फ कर्मचारियों को एक नए बिल के बारे में दिल्ली में ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि नए वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब कर्मचारियों को दिल्ली में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कर्मचारियों को वक्फ से संबंधित सभी जानकारियां दी जाएंगी और इसमें यह भी बताया जाएगा कि वक्फ की संपत्ति कहाँ कहाँ है, क्या उनका उपयोग है और वो सब डिजिटल तरीके से अपडेट करना होगा। अब हर कोई घर बैठे ये पता लगा सकता है कि कौन सी वक्फ संपत्ति पर वर्तमान में स्थिति आखिर क्या है। ऐसे ही तमाम चीजों को लेकर ट्रेनिंग अहम है। नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम उम्मीद कहते हैं, उसके आने के बाद लगातार उसके जजमेंट का इंतजार हो रहा है और इस बीच सरकार अपने कामों को बड़ी ईमानदारी से अंजाम दे रही है। वक्फ कर्मचारियों को, वक्फ अधिकारियों को लगातार दिल्ली बुलाया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है कि वक्फ जो नया वक्फ एक्ट आएगा उसके हिसाब से कैसे काम किया जाएगा, कैसे पारदर्शिता आएगी। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उनकी समझ में काम करने का नया तरीका आ जाता है, इस तरह से सरकार हमारी चाहती है कि इस तरह से आगे काम करना है। तो तमाम जो सर्वे हैं, सरकार अब सर्वे करा रही हैं और ज़मीनी स्तर पर तमाम अधिकारियों को ये कहा जा चुका है कि सारे जो एग्जैक्ट पोजीशन है लैंड्स के ऊपर उसके बारे में इत्तला करें, तो एक दूसरे को इससे क्रॉस भी हो सकेंगे कि जो वक्फ बोर्ड कह रहा है, जो सरकार कह रही है, उसमें कहीं कुछ भिन्नताएं तो नहीं है, दोनों में समानताएं हैं कि नहीं है। राज्य की 30 से ज्यादा दवाइयों के सैंपल फेल हो गए। कई कंपनियों की दवाइयों की गुणवत्ता मानकों में सही नहीं मिली। CDSCO ने अप्रैल महीने में देश भर से लिए गए सैंपल्स की जांच रिपोर्ट जारी की थी। उत्तराखंड में हरिद्वार, तो वहीं सेलाकुई, काशीपुर, पंतनगर, रुड़की में 250 से ज़्यादा फार्मा कंपनियों में दवाइयां बनती हैं। देश में दवाइयां कुल बात अगर की जाए तो विनिर्माण में 20% उत्तराखंड में है। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से दवाइयों की जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता के लिए हर महीने देश भर से फार्मा कंपनियों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं। जिन दवाइयों के सैंपल फेल पाए गए हैं उनके उत्पादन पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाएगी। हर साल बारिश शुरू होते ही राजधानी देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती नजर आती है। बारिश में शहर के कई इलाकों में पानी भर जाता है, कई इलाके पानी में डूब जाते हैं। तो वहीं आपको हम बता दें कि आश्वासन जरूर मिलता है जनता को कि काम किया जाएगा।
अब की बार जल जमाव नहीं होगा, जल भराव नहीं होगा, पूरा ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कर दिया जाएगा। लेकिन धरातल पर ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि जब धरातल पर नजर आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि जहां पर जल निकासी का दावा किया जाता था, इन दावों पर तो पानी भर चुका है। ऐसे में इस बार एक हफ्ते पहले मानसून आने की संभावना, इसे देखते हुए नगर निगम भी अपने स्तर से कार्य कर रहा है। इसे लेकर मेयर का ये कहना है कि देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए सिंचाई विभाग ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, तब जाकर ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो पाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम अपने संसाधनों के साथ नदियों को लगातार साफ करवा रहा है। अब दावा तो किया गया है, एक बार फिर से 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद सच्चाई देखने की होगी कि क्या 4000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जल जमाव से लोगों को राहत मिल पाएगी या नहीं। देखिए, वैसे तो पूरे देहरादून का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने का सिंचाई विभाग ने एक अपना पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसका कि जो लगभग 4000 करोड़ रुपया इसमें लगने वाला है। मतलब वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उससे जाके तब जाके देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ठीक हो पाएगा। पर नगर निगम जो है सीमित संसाधनों के साथ हम छोटी अपनी जो नालियां हैं वो हम साफ़ कर रहे हैं, उनको गहरी भी कर रहे हैं, नदियां साफ़ कर रहे हैं, नदियों में जो गाद है, कीचड़ है, उसको हम लगातार साफ़ करवा रहे हैं और नालियां गहरी बनवा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे नई नालियों का निर्माण करके थोड़ा सा हम जो है ड्रेनेज सिस्टम में सुधार ला सकते हैं, उन चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रिंस और मैंने कहा है कि अगर उसमें कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा निगम को भी देना पड़ता है तो निगम देने को तैयार है। उसमें से अंडरग्राउंड नाली बना के और उसको आगे खाले में ताकि जोड़ के, ताकि जो वहाँ पे जल भराव होता है वो उसके समस्या का समाधान हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेल संरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाल कुआं और हल्दी रोड रेल खंड का अंतर रेल संरक्षण अब ऑडिट मेट्रो रेलवे कोलकाता की संरक्षा ऑडिट टीम की तरफ से निरीक्षण किया गया। मेट्रो रेलवे की संरक्षा ऑडिट टीम में प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी के साथ आई। मेट्रो रेलवे की संरक्षा ऑडिट टीम ने रिले रूम, कोचिंग डिपो का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य संरक्षा अधिकारी ने अब इज्जत नगर की अगर बात करें तो इज्जत नगर मंडल की तरफ से संरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने की दिशा में इज्जत नगर मंडल की तरफ से अपनाए जा रहे प्रयासों पर संतुष्टि व्यक्त की है। इज्जत नगर मंडल की ओर से अप मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, शाखा अधिकारियों सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भारत में प्रत्येक साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोग समय से पहले ही कारागार में समा जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से राजधानी देहरादून में रैली का आयोजन किया गया। रैली आयोजित की गई थी तो वहीं रैली में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राज्यसभा सदस्य ने राजपुर रोड के विधायक खजान दास और कैंट क्षेत्र के विधायक के साथ हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इससे पहले लैंसडाउन चौक स्थित दून लाइब्रेरी में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और इन्हें रोकने के उपायों के संबंध में परिचर्चा भी हुई और सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए आवश्यक है कि इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लोग यातायात नियमों का पालन करें। जागरूकता रैली निकाली जा रही है। उससे पहले जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचा करके एक उल्लेखनीय अनुकरणीय कार्य किया है, उनको सम्मानित करने का भी एक अच्छा काम विभाग के द्वारा इसमें हुआ है। और जागरूकता रैली के माध्यम से सारे समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है कि जो यातायात के नियम हैं सब उसका पालन करें, ओवर स्पीड न करें, नशा करके न चलाएं, ओवरलोडिंग न करें, रेड लाइट का ध्यान रखें, यातायात के जितने नियम हैं उनका पालन करें, हेलमेट लगाएं, बच्चे भी हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट बांधें। इन सब के लिए जो जागरूकता करने की आवश्यकता है उसके लिए इस कार्यक्रम के बाद आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। हरिद्वार में अतिक्रमण करने वालों को भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है। 82 पुलिस एक्ट के तहत बात अगर करें तो चालान भी किए गए हैं। आपको हम बता दें कि बीती रात पुलिस प्रशासन ने हरिद्वार शिव मूर्ति हर की पौड़ी क्षेत्र तक अतिक्रमण किए गए स्थान को चिन्हित कर कुछ अतिक्रमण को तत्काल हटाया है और साथ ही कुछ अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है कि समय अवधि के भीतर अतिक्रमण को आप हटा लीजिए और
इस बात के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके चलते कई जगह पर पुलिस प्रशासन को व्यापारियों से जूझना पड़ा। आपको हम बता दें कि इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और हरिद्वार में भारी संख्या में यात्री आए हुए हैं। बढ़ती संख्या और यात्रा के दबाव को देखते हुए जहां जहां सड़क किनारे अतिक्रमण हो रखा था, उन जगहों पर से अतिक्रमण को हटाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में स्वतंत्रता सेनानी और उनके उत्तराधिकारी परिवार समिति के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिलाधिकारी की उपस्थिति, उप जिलाधिकारी और साथ ही हम आपको बता दें कि नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों की तरफ से जो भी समस्याएं बताई गई हैं, उन समस्याओं का तत्परता से निस्तारण किया जाए। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। आग में कई वाहन जलकर खाक हो गए। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। फायर ऑफिसर ने कहा कि शॉर्ट सर्किट के कारण कई कबाड़ गोदामों में आग लगी। हमने आग पर काबू पा लिया है। यहाँ पे जितने भी गोदाम है ये सब कूड़े के गोदाम है और मुझे जो पता बताया गया है कि बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है जिस कारण ये आग लगी है और आग में हमने पूर्णतः देख लिया, आपने काबू पा लिया हमने और लगभग बुझ गई आग। अभी मेरी 3 मतलब आपका मायापुर, सिडगुल और बहादुराबाद नया स्टेशन खुल के आपको वहाँ का इंचार्ज हूँ मैं और अब भगवानपुर, रुड़की, लक्सर से सारी गाड़ियाँ बुलाई हमने और आग पे काबू पा लिया हमने। देखो कारण तो ये है, कारण ये बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट हुआ। तो अब यहाँ तो ऐसा है नहीं कि इन्होंने कोई व्यवस्था भी इनके ढंग से है नहीं। कूड़े के सारे गोदाम और कूड़े में जब बार आग लगी तो फिर आग फैलना तो वाजिब है। और हमने जबकि इन्होंने सूचना भी हमें बहुत लेट दी है। ये बता रहे हैं यहाँ आगे मुझे पता चला कि 4 बजे की आग लगी है और सूचना जो मिली हमें 5:02 मिली है और 5:08 में हम यहाँ पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया।